आदाब नाज़रीन, जी सलाम की इस खास पेशकश में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। मरकज की नरेंद्र मोदी हुकूमत ने 4 साल पूरे कर लिए हैं। इन 4 साल के दौरान हुकूमत ने तकरीबन हर महाज पर अहम फैसले लिए, जिसमें कई फैसलों पर जहां सरकार ने खूब तारीफें बटोरी तो कई पर उसे तनकीद का सामना भी करना पड़ा। नोटबंदी, जीएसटी, ट्रिपल तलाक बिल, हज सब्सिडी खत्म करना, ये वो ऐसे बड़े फैसले हैं और काम हैं जिनके दम पर हुकूमत अपने 4 साल को बेमिसाल बता रही है। आज इस खास प्रोग्राम में हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि मोदी हुकूमत के 4 साल आखिर कितने बेमिसाल रहे, और इस पर खास बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी मौजूद हैं जिनका तारुफ हम आपसे कराएंगे। तो मोदी हुकूमत के 4 साल कितने बेमिसाल रहे? क्या वो काम रहे जिससे वो अपनी पीठ को थपथपा सकते हैं, और क्या ऐसे काम रहे जो उन्होंने किए ही नहीं? और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सुरेंद्र राजपूत, जो कि कांग्रेस के तर्जुमान हैं, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जेटली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के तर्जुमान। प्रोफेसर एम अंसारी साहब इकोनॉमिस्ट हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अमीर हैदर जैदी साहब सीपीआई के तर्जुमान स्टूडियो में मौजूद हैं। राकेश कपूर साहब सीनियर जर्नलिस्ट, और डॉक्टर ख्वाजा इफ्तिखार अहमद साहब जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में। और सबसे पहले सुरेंद्र राजपूत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपके पास एक लंबी फहरिस्त होगी ये बताने के लिए कि आखिर मोदी हुकूमत ने क्या नहीं किया है, लेकिन कोई तो ऐसे काम होंगे 4 साल में जो मोदी हुकूमत ने किए हैं जिनके बारे में आप कुछ कह सकें। देखिए, सच्चाई ये है कि वो काम मोदी हुकूमत ने किए हैं जिन कामों को पिछली सरकार ने एज ए कंटिन्यूएशन प्रोसेस रखा। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो 2-3 काम है। मनरेगा को तमाम इन्होंने विरोधों के बावजूद मनरेगा को इन्होंने जारी रखा। तमाम मनरेगा को इन्होंने कहा था कि साहब ये गवर्नमेंट की फेलोरिटी की स्कीम है, भ्रष्टाचार की स्कीम है, उस स्कीम को उसी तरीके से रखा है इन्होंने जी। दूसरा स्कीम को उन्होंने आधार कार्ड का इतना बुराई किया था, इतनी बुराई की थी इन्होंने, उस स्कीम को इन्होंने चालू रखा है। हम लोगों ने जो डीबीटीएल किया था उसको इन्होंने उज्ज्वला योजना करके चालू किया। हम लोगों ने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात की थी इन्होंने जनधन योजना के नाम से इन्होंने लागू रखा। तो इन सारी योजनाओं को जो यूपीए सरकार की कंटिन्यूएशन प्रोसेस की योजनाएं थी, इसके अलावा इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो कि रिमार्केबल हो, जिसके बारे में यह कहा जा सके कि यह तारीखी काम है। जैसे अगर आप यूपीए 1 और यूपीए 2 को ले ले तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक राइट है, एक कानून है, आदमी के जीवन को बदलता है। राइट टू एजुकेशन एक कानून है, सबको पढ़ाई का अधिकार देता है। राइट टू फूड एक कानून है जो सबको भोजन का अधिकार देता है। तो तरीके का कोई भी काम मोदी सरकार ने नहीं किया। आपका कहना यह है कि 4 सालों में दरअसल कुछ भी नहीं किया है, नील बटा सन्नाटा है, और जो भी काम दरअसल हो भी रहे हैं वो यूपीए की हुसूलियाबियां हैं जिसको नए तरीके से पेश किया जा रहा है, नया लबादा पहनाकर उसे पेश किया जा रहा है लोगों के सामने। सुरेंद्र जी, आप मेरे साथ बने रहिए। राजीव जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के तर्जुमान है, उनके पास में जाऊंगी। राजीव जी, मुझे बताइए कि कांग्रेस का इल्जाम दरअसल ये है कि आपकी जितनी भी हुसूलियाबियां हैं, कामयाबियां हैं, वो तमाम पॉलिसीज दरअसल थी तो वो यूपीए की, आपने उन्हें नए नए नाम देकर दरअसल बस पेश किया है लोगों के सामने। देखिए, पहली बात, मैं आंकड़ों में भी जा सकता हूं, लेकिन आंकड़ों से पहले, क्योंकि जिस तरीके से चर्चा की शुरुआत हुई है तो उसका जवाब इस तरह बनता है कि कई बार ऐसा होता है कि आप ताला बनाते हैं और आपने सुना होगा जिस ताले को बनाया जाता है चोर उसकी चाबी पहले ही बना लेता है। हमने जो ताला बनाया उसकी चाबी नहीं बनाने दी, क्योंकि उसकी चाबी नहीं बनी तो वो ताले में जो रकम या जो संपदा, जो संसाधन रखे हैं वो पूरी तरह से सेफ हैं। वो उनके लिए हैं जिनके लिए वो बनाया गया था। मनरेगा बनाया गया था
तो जरूरतमंदों के लिए बनाया गया था, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं नेताओं को पालने के लिए नहीं बनाया गया था, हमने उसको जरूरतमंद तक पहुंचाया। देश के विकास के लिए बनाया था, हमने उसके देश के विकास के लिए किया। आपने जितनी भी पेंशन लागू करी थी, वो पेंशन कौन लोग लेते थे? जो इस धरती पे थे ही नहीं, वो वर्चुअल लोग थे, वो कल्पना में लोग थे। कांग्रेस उनको कल्पनाओं में गिनती थी, लेकिन उसका पैसा सारा कहीं और जाता था। 80,000 करोड़ रुपया हमने बचा करके वापस उन लोगों को दिया जिसकी वो सख्त जरूरत थी। आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात अगर करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बताना चाहता हूं, आज ही उद्घाटन हुआ ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल का, और ये एक वेस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल भी था। ये कांग्रेस की सरकार में शुरू हुआ था 2003 के अंदर, जिसकी मियाद 2009 में पूरी होनी थी, लेकिन 2009 में पूरी नहीं हुई। 800 करोड़ रुपया फालतू खर्च करने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके बोलना पड़ा कि आपकी सरकार, मुझे लगता है, ये वेस्टर्न पेरिफेरल नहीं बना पाएगी, जिसे केएमपी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में उस कार्य को किया गया, बावजूद उसके 2013 तक इनसे नहीं बना, जिसे हमने आकर मात्र 1 साल के अंदर। तो आप ये मान रहे हैं राजीव जी कि दरअसल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूपीए के दौरे इख्तिदार या जब वो पावर में थे तब वो शुरू की गई थी, और अब आपकी हुकूमत में उसका कंप्लीशन हुआ है, आप दरअसल उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। मैं आपसे यही तो बता रहा था, आपने मेरी बात को ध्यान नहीं दिया शायद। मैंने आपसे कहा वेस्टर्न पेरिफेरल नहीं बना पाए थे, वो हमने बनाया ईस्टर्न एक्सप्रेस पेरिफेरल। हमने ही उसकी शुरुआत करी, हमने एस्टिमेटेड कॉस्ट से कम पैसे पे बनाया, हमने एस्टिमेटेड टाइम से पहले उसको कंप्लीट किया। मैं ये बता रहा था उनका फेलियर कहां रहता था और हमारी अचीवमेंट क्या होती है। बात यह है, बिजली की बात करते हैं तो कहते हैं कि 70 सालों से क्या बिजली नहीं पहुंच रही थी लोगों के पास? अरे भाई, 70 सालों से जो देश हमसे बाद में आजाद हुए थे, वो देश आज विकसित देश हैं। हम आज भी विकासशील देशों में कंसीडर होते हैं। मेरा सवाल ये ले लीजिए आप। 2019 लोकसभा इलेक्शन जो है उसमें बहुत कम वक्त बचा है। मुझे बताइए 5 वो ऐसी चीजें बीजेपी हुकूमत की, मोदी हुकूमत की, जिसको लेकर आप 2019 लोकसभा इलेक्शन में आप जाएंगे। 5 ऐसी चीजें। मैं 5 नहीं, मैं 1500 बताऊंगा, लेकिन आपने 5 कहा है तो मैं 5 पे जी, मैं टॉप 5 आपकी बता रही हूँ। कोई भी ले लीजिए, बिजली, पानी, सड़क। मैं वही बता रहा हूँ। बिजली, पानी, सड़क ले लीजिए। बिजली को लीजिए, 6% के हिसाब से इनके सरकार में बना करती थी। 4 साल में नहीं, 2 साल की सरकार ने उसे 9% में करा और अब 11% पर हम पहुंच गए हैं। 58 लाख लोगों तक बिजली हमने पहुंचा दी है। देखिए, 11 किलोमीटर के हिसाब से सड़कें बनाया करते थे, नेशनल हाईवे और दूसरी सड़कें, वो आज 27 किलोमीटर पर हमने मात्र 4 साल में पहुंचा दी, और 11 किलोमीटर से ऊपर कभी नहीं गए थे। रेलवे सबसे बड़ी कनेक्टिविटी होती है इस देश की। रेलवे में लगभग 1300 किलोमीटर के हिसाब से पटरियों का रखरखाव भी नहीं कर पाते थे। हमने 1800 किलोमीटर पटरियों का विस्तार किया है आकर के। उसके डिजिटाइजेशन के लिए फाइबर ऑप्टिक का अगर आप रेशियो देखें, वो भी इनका 1100 से ऊपर कभी नहीं जाता था, उसको भी हमने 2200 किलोमीटर पर लाकर पहुंचा दिया है। बिजली, पानी, सड़क की बात कर रहा हूं। सिंचाई व्यवस्था को भी आप ले लें तो सिंचाई व्यवस्था का दर निकाल के देखिए, आपको पूरे आंकड़े उसके वेबसाइट के ऊपर मिलेंगे। हमने लाखों किलोमीटर सिंचाई व्यवस्था, लाखों हजारों करोड़ रुपए सिंचाई के लिए दिया। वो इसलिए दिया ताकि जो पैसा, जो नदियों में पानी बहता है, उसकी एक एक बूंद से हम अनाज, उसकी एक एक बूंद से हम उपज कर सके। इसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात करी, मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ा जो कार्य हमने किया, इस देश का जो पैसा हुआ करता था, जो पाइप में से बहता था, जिसके अंदर हजारों लाखों छेद थे, और छेद के बाद बहुत सारे नेता खड़े होते थे और पीने की कोशिश करते थे, वो सारे छेद हमने बंद कर दिए। एक एक पैसा जनता के पास जवाब ले लेते हैं। जेटली जी, आपने अपनी बात को आपने रख लिया। बता रहा था 80,000 करोड़ रुपए केवल डीबीटी में हमने बचाया। जेटली जी, आपने अपनी बात को रख लिया। सुरेंद्र राजपूत जी से मुझे जवाब लेने दीजिए। सुरेंद्र जी, मुझे बताइए कि क्या आपकी हुकूमत जो इतनी नालायक थी, आपने कुछ किया ही नहीं? दरअसल जो काम शुरू हुए हैं या जो आगे बढ़े हैं, मुल्क ने जो तरक्की की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, सिंचाई की बात करें, तमाम चीजों की बात करें, दरअसल वो जो भी काम हुआ है वो सिर्फ इन 4 सालों में हुआ है।
बुशरा साहिबा, अब इस पे हंसा ही जा सकता है माननीय राजीव जी की बात पर। मैं एक बड़ा पुराना आदम गोंडवी का शेर था ना कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। तुम्हारी मेज चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, मगर जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। बिजली की बात मैं आपसे बताऊं कि 6,40,000 गांवों में से 6,28,000 गांव में हमने 6,22,000 गांव में हमने बिजली दे दी। ये मात्र 18,000 गांव में बिजली देकर के फुदक रहे। हमने 14 करोड़ हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया। ये मात्र आज की डेट में इनके पास ये आंकड़ा नहीं, 800 एकड़ को किया है, 1000 एकड़ को किया है इन्होंने। रेलवे की बात में इनमें हंसी आ सकती है कि कोंकण रेलवे को पूरा पूरा बिछा दिया, पूरी नई अर्थव्यवस्था ऐसी दे दी कि जहां पर दुनिया ने कहा था कि रेलवे हो ही नहीं सकती। यहां से लेकर के कटरा की जो रेलवे लाइन है, उसका फीता अगर प्रधानमंत्री जी ने काटा तो किसने उसको बनाया था? इसको कहने में भी अगर इन्हें शर्म आ रही है तो मेरे ख्याल से अपने आप में एक शर्मनाकी बात है, हम और कुछ नहीं कह सकते। बाकी रही बात, आप सड़क की बात आप कर रहे हैं तो सुरेंद्र जी, जेटली जी, आपने दोनों ने अपनी बातें रखी। जाहिर सी बात है आप अपनी अपनी पार्टी का यहाँ पे मौकिफ रखेंगे, बताएंगे कि आपके दौरे इख्तिदार क्या क्या हुआ। जी जेटली जी, और मेरे मेहमान हैं जिन्हें मुझे वक्त देना है। मैं आपके पास लौटूंगी, आपके पास आऊंगी। नहीं, मैं केवल छोटी सी बात, बहुत छोटी सी बात ये बोलना चाहता हूँ, उद्घाटन के ऊपर बोलना चाहता हूँ। देखिए, उद्घाटन करने का अधिकार हर उस सरकार को होता है जो मौजूदा दौर पर होती है। दिल्ली आगरा हाईवे का उद्घाटन नहीं करना पड़ा, जयपुर हाईवे का उद्घाटन नहीं करना पड़ता। डीएमआरसी में शीला दीक्षित ने उद्घाटन किया। शीला दीक्षित जी ने सारी हमारी परियोजना थी, एक नाम बताए ना कौन सी परियोजना इन्होंने शुरू करी थी। क्या बात करते हैं यार, अब धीरे धीरे अर्जेंटीना पे पहुंच जाएंगे इतिहास में। चलिए बैकवर्ड क्यों चलते हैं? सुरेंद्र जी, जेटली जी, चलिए आपके पास मैं लौटूंगी। यहाँ पर कुछ और, यहाँ पर देखिए कुछ न्यूट्रल लोग बैठे हुए हैं जिनसे हम बात कर लेते हैं। दरअसल वो ही हमें हकीकत से रूबरू कराएंगे कि आखिर 4 साल में हुआ क्या है। और सबसे पहले क्योंकि आप भी एक पार्टी के तर्जुमान हैं, तो अमीर हैदर ज़ैद साहब आपसे एक कमेंट ले लूं, उसके बाद मैं तमाम मेहमानों के पास और लौटूंगी। आप मुझे बताइए कि 4 साल में आपको क्या लगता है कि मोदी हुकूमत की जो हुसूलियाबियां हैं, कामयाबियां हैं, वो आखिर क्या रही हैं? ऐतिहासिक कामयाबी है, लाल किले को बेच दिया, इससे बड़ी कामयाबी क्या हो सकती है? जी, थोड़ी बड़ी कामयाबी। 9 किलोमीटर लंबी सड़क बना के खुली जीप में घूम रहे हैं। अखिलेश यादव ने 200 कुछ किलोमीटर का हाईवे बनाया था। अखिलेश ने 300 किलोमीटर से ज्यादा का था, मायावती का 200 किलोमीटर से ज्यादा था। खुली जीप में कहीं नहीं घूमनी थी। और दूसरा हाईवे जो है वो 2002 में बनना शुरू हुआ था, मुकम्मल हुआ है। दूसरे एक चीज और है, आदर्श गांव तो जो इन्होंने लिए थे सारे उन्होंने एमपीओ ने, वो तो 4 साल के हो गए। 4 साल का तो बच्चा भी पैदल पैदल चलने लगता है। आदर्श गांव मुझे बता दें उनका क्या हुआ, जो बहुत बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री की। फिर स्मार्ट सिटी का बड़ा ढंढोरा पीटा गया था। वो स्मार्ट सिटीज नक्शे पे कहाँ हैं देश के, वो बता दें कौन कौन सी स्मार्ट सिटी है। किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, अब 2022 में लेके आए हैं, तो कितनी आमदनी बढ़ी वो बता दें। चीनी पाकिस्तान से मंगाएंगे और किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। कल जिस एक किसान की हत्या हुई है जो अपने वसूली के लिए वहां बैठा था, उसने अपने प्राण त्याग दिए, प्रधानमंत्री उसके घर के कान पे जाके सड़क का उद्घाटन करेंगे, मन की बात करेंगे, लेकिन किसान की पीड़ा नहीं सुन सकते। जाके नहीं सुना उस किसान के परिवार के घर कि भाई क्यों आपने जान गंवा दी, क्यों आपका पेमेंट नहीं हो रहा है, क्यों पाकिस्तान से चीनी मंगाई जा रही है। ये सारे जवाब हैं। हाँ, और बड़े काम किए हैं। दलितों और अल्पसंख्यकों को रोड पे मारने का प्रमाण पत्र इन्हें मिल गया है, सर्टिफिकेट मिल गया है। एक बहुत बड़ा काम किया है जिसकी मैं सराहना करता हूं। देश के जितने लुच्चे गुंडे बदमाश थे सबको भगवा गले के अंदर डाल के राष्ट्रवादी बना दिया है सरकार ने। ये एक और बड़ी उपलब्धि है कि जहां देखिए जो देश के गुंडे थे एक भगवा गले में डाल के प्रमाण पत्र लेके घूम रहे हैं, किसी को राष्ट्रवादी बताते हैं, किसी को देशद्रोही बता देते हैं। तो ये सारे काम इन लोगों के हैं। अब तो ये हालत हो गई है कि हर आदमी अपने विचार रखने से डरता है। अगर कोई पत्रकार कोई ट्वीट कर लेता है तो उसे मजबूरन टीवी पे दिखाना पड़ता है कि मुझे कितने लोग जान से मारने हैं। तो पत्रकारों की जान की सुरक्षा की कोई जिम्मेदारी इनकी नहीं है। कब कौन मर जाए और हम जैसे आदमी बाद में मोमबत्ती लेके इंडिया गेट पे जाएंगे कि साहब गौरी लंकेश के हत्यारों को पकड़ो, ऐसी उसकी भी बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हैं
प्रेस को बंधक बना देना। आज चुनाव आयोग ऐसा लगा कि अयोग्य हो गया है, उसका नाम आयोग नहीं अयोग्य कह देना चाहिए कि 4 कदम पे चुनाव है, प्रधानमंत्री वहां जाके प्रचार करते हैं, रैलियां करते हैं। वो इन्होंने कर्नाटक में किया था, वो इन्होंने वाराणसी में किया था, वो इन्होंने गुजरात में किया था। तो चुनाव आयोग को पंगु बनाने का काम इसने किया है। आरबीआई को बीजेपी की एक संस्था बना दिया है इन्होंने कि आरबीआई का वजूद खत्म हो गया है। तो आप ये कह रहे हैं कि दरअसल समाप्त हो गया। दरअसल आप ये कह रहे हैं कि पूरी तरह से जो मुल्क है उसको पैरालाइज कर दिया गया है, क्योंकि आप तमाम उसी तरह के एग्जाम्पल्स यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। जेटली जी, मैं आपके पास आऊंगी, आपको जवाब, मैं आपसे इस बात का जवाब लूंगी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। अंसारी साहब, मुझे बताइए, क्योंकि आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, अगर हम बात करते हैं जो हुसूलियाबियां गिनवाई जा रही हैं मोदी हुकूमत की तरफ से, उसमें जीएसटी का जिक्र भी है, उसमें नोटबंदी का जिक्र भी है। हालांकि लोग सड़कों पर निकले, किस तरह से वो लंबी लंबी कतारों में लगे, वो भी हमने देखा था, लेकिन उसके बावजूद भी, जीएसटी नाफिज होने के बावजूद भी उन्होंने गुजरात का इलेक्शन भी जीता। तो एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि आवाम में गुस्सा भी है, लेकिन वो आवाम का गुस्सा जो है दरअसल मोदी को जो उनकी पब्लिसिटी है उसमें किसी तरह से कमी नहीं आ पा रही है। लोग अभी भी वोट देना उन्हें ही पसंद करते हैं, तमाम परेशानियों के बावजूद भी। देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि इलेक्शन का जीतना या हारना ये ना तो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में करप्शन से जुड़ा हुआ है और न ही आपकी माशियत यानी इकॉनमी की प्रोग्रेस से जुड़ी हुई है। लेकिन जो सवाल आपका बुनियादी है कि 4 साल बेमिसाल ये किस तरह से है, उसको मैं यूँ देखता हूँ कि शुरू में इसका बड़ा जिक्र रहा कि अच्छे दिन आएंगे। आखिर अच्छे दिन कैसे आएंगे और उसके क्या पैरामीटर्स हैं? तो मैं इसको इस तरह से देखता हूं कि ठीक है, अच्छे दिन के लिए एक तो ये कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितनी हो रही है, तो देखा ये कि 6 से 7% इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये भी रिपोर्ट आई कि इस पूरे ग्रोथ का जो फायदा है वो सिर्फ 73% इसका जो फायदा है वो 1% लोगों को गया है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके यहाँ थोड़ी सी ग्रोथ हुई उसका बेनिफिट जो है वो कुछ लोगों को मिला और इससे इनकम इनइक्वालिटी जो है आपके यहाँ बहुत काफी बढ़ गई। दूसरी बात ये देखा गया कि इन्फ्लेशन ठीक है 4 से 5% ही रहा है इस 4 सालों में, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जो पेट्रोलियम जो प्राइसेस हैं वो बिल्कुल आसमान छू रही हैं और जो लोग इसको खरीदते हैं वो उनको मालूम है कि एक तरफ तो दिखाई देता है कि इन्फ्लेशन कम है, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की पॉकेट पे बुरी तरह से डाका पड़ रहा है। पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। जी, तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा प्रॉमिस, एक वादा किया गया कि 2 करोड़ जॉब्स जो है वो हर साल जो बढ़ेंगी और इस तरह से 8 करोड़ जॉब्स अब तक मिल जानी चाहिए थी, जबकि असलियत क्या है सबको मालूम है कि ये चंद लाखों में ही रह गई है, करोड़ तक भी ये नहीं पहुंचा। तो गर्ज ये कि हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को जो वादा किया गया कि उनको मुलाजमत मिलेगी, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये दिखाया गया और ये सामने भी आया कि ईज इन डूइंग बिजनेस, यानी कि हिंदुस्तान में जो बिजनेस करने की जो सहूलतें हैं वो शायद बहुत अच्छी हो गई हैं और उसमें सरकार ने गिनाया कि 40% पॉइंट्स की गिरावट आई। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि जो रिलेटिव जो पोजीशन है वो इंडिया की, वो अब भी और बहुत सारी कंट्रीज जैसे चाइना है जिससे हमारा कंपटीशन है, अब भी हम बहुत ही ऊपर हैं। इसका मतलब ये कि हम कहीं भी कंपटीशन में उनके साथ नहीं आ सकते। इसके साथ मैं जल्दी से आपसे गिनाऊंगा, जैसा भाई ने कहा कि हमारे जो कंपैरिजन जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फ्रीडम ऑफ प्रेस में अगर देखें तो इसमें बहुत बुरा हाल है। और अगर हम अपने आप को इंटरनेशनल लेवल पे कंपेयर करें कि एजुकेशन में हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हेल्थ केयर में कहाँ स्टैंड करते हैं, तो हर जगह हम देखते हैं कि हमारी जो पोजीशन है, रिलेटिव पोजीशन जो है वो वैसे ही जो है वो खराब है जैसे पहले हुआ करती थी। अभी चंद रोज पहले ये रिपोर्ट आई कि 190 कंट्रीज में जो इंडिया की रैंकिंग है हेल्थ केयर में वो 145 है, एजुकेशन में 92 है और अभी देखा कि स्किल डेवलपमेंट वगैरह की जो बहुत सारी बातें हुई उसकी भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है और एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है तो वो बद से बदतर बात है। तमाम मेहमान अगर बीजेपी के अलावा हम कह दें, क्योंकि उनकी वो पार्टी है, उनको बताना होगा, उनकी हुकूमत है
कि उन्होंने आखिर क्या किया है 4 सालों में। बहुत ज्यादा। जी, एक आध बात और छोटी सी मैं ऐड कर दूं ताकि हमारे दोस्त इसका जवाब दे सकेंगे। ये हुकूमत कहती है कि हमारे यहाँ FDI जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे यहाँ बढ़ा है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि वो 2014 से अब तक 23,000 इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं, इंटरप्रेन्योर्स हैं, बिलियनर्स हैं, वो यहाँ से देश छोड़ के जा चुके हैं, वो कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। तो एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आ रहा है, लेकिन हमारे अपने लोग जो कहीं और जा रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर कंपेयर करें 2014-15 से जी, तो हमारा जो डोमेस्टिक जो इंटरनल जो इन्वेस्टमेंट था वो 34% ऑफ GDP हुआ करता था, और वो अब घट करके 28 हो गया है। यानी कि हमारे अपने लोग जो हैं इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, और उसकी वजूहात भी सामने आ चुकी हैं कि हमारे यहाँ से अब बैंकिंग से जो ऑफटेक है, यानी लोग जो बारो करते थे इन्वेस्ट के लिए, वो अब नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि काफी घोटाले भी हुए। और दूसरी बात ये कि RBI ने वो नॉर्म्स जो है काफी सख्त कर दिए, और NPA जो है वो काफी बढ़ा हुआ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अगर ओवरऑल हम बैंकिंग सिस्टम भी जो है वो पूरी तरह से क्रश हुआ है, बिल्कुल कोलैप्स हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, जॉब क्रिएशन नहीं है, इसलिए कि क्योंकि पहले 2 करोड़ कहा गया था पर साल, और फिर उसके बाद 70 लाख पे खुद हुकूमत की तरफ से कहा गया, किसी और ने नहीं, कि 70 लाख पर आ गए, और उसमें भी अभी तक उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो क्रिएट नहीं हुई है। लोग बेरोजगार हैं, और लगातार अलग अलग तरह की, चाहे वो पकौड़ा पॉलिटिक्स हो या फिर उसके बाद कुछ और नई नई चीजें जो है वो सामने आती रहती हैं। और फिर नौजवान ये सवाल पूछना चाहते हैं कि डेवलपमेंट के जिस एजेंडे के लिए हमने वोट दिया था, आखिर वो है कहां? जेटली जी, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक पे लौटने के बाद आपसे इस सवाल का मैं जवाब लूंगी। बहुत सारे इल्जामात जो हैं वो लगे हैं, और ये कहा गया है कि आखिर इन 4 सालों में हुआ क्या है। तो बहुत कम ऐसी चीजें होंगी शायद लोगों के पास, यहाँ जो मेरे पास पैनलिस्ट मौजूद हैं, जो ये बता पाए कि आपकी आखिर हुसूल याबियां क्या कुछ रही हैं। फिलहाल रुक रहे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, और आज हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं कि मोदी हुकूमत के 4 साल आखिर कितने बेमिसाल रहे, क्या क्या हुसूलियाबियां रही, किस फ्रंट पर मोदी हुकूमत कामयाब रही और किस फ्रंट पर मोदी हुकूमत नाकामयाब रही और उसकी वो हुसूलियाबियां नहीं रही। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, और ब्रेक पे जाने से पहले अंसारी साहब ने दरअसल बहुत डिटेल में ये बताया कि आखिर क्या क्या इस हुकूमत में हुआ है और क्या क्या नहीं हुआ है। जेटली जी, आप जवाब देना चाह रहे थे। हाँ, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, विरोध करने के लिए विरोध करना है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आंकड़ों के साथ जवाब दूंगा तो आप ये कहें कि जो भी आंकड़ा मोदी सरकार के फेवर में आता है वो सब बिका हुआ है, और जो उनके खिलाफ में आता है वही केवल आंकड़ा ऐसा है जिसको हम फैक्ट मान सकते हैं, उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे। तो मुझे लगता है अपने आप में बेईमानी होगी, डिस्कशन इस बारे में नहीं होनी चाहिए। जैसा अभी अंसारी साहब ने बात उठाई, सबसे पहले इन्होंने नौकरियों की बात करी। नौकरियों की बात, SBI की टीम ने जो नौकरियां निकाली 2017-18 के अंदर, वो बताया कि 67 लाख नौकरियां 17 और 18 के अंदर ही निकली हैं केवल। और अब ये भी प्रश्न उठेगा कि SBI तो बीजेपी की बी कंपनी है। SBI ने जो आंकड़ा लिया वो ESIC, EPF और नेशनल पेंशन स्कीम से लिया। अगर ये कहते हैं वो एजेंसियां भी भारतीय जनता पार्टी के, तो मुझे लगता है एक भी नौकरी नहीं निकली, और ना कभी जिंदगी में, ना कभी इस भारतवर्ष में कभी कोई नौकरी निकली थी, क्योंकि असली रजिस्ट्रेशन जो होता है किसी भी रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो ESI, PF और NPS के अंदर में ही होता है। दूसरी बात, जब इन्होंने मेक इन इंडिया की बात करी, तो मैं बताना चाहता हूं, मेक इन इंडिया के अंदर कोई भी आप सेक्टर उठा लीजिए, ऑटोमोबाइल लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए, सॉफ्टवेयर लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी लीजिए, आप कोई भी सेक्टर उठाइए, 200% का एवरेज इक्विटी इनफ्लो में उछाल हुआ है। ये आंकड़ा अगर ये भी गलत है तो मुझे लगता है वो एजेंसी भी नदारत होगी, उस एजेंसी की भी वैल्यू नहीं है जिसने जेटली जी, मुझे मालूम है कि आपके पास उन तमाम इल्जामात के जवाब होंगे। मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। मुझे ये बताइए कि 2019 के इलेक्शन में बीजेपी मोदी का चेहरा लेकर, उनकी पॉपुलैरिटी को लेकर सामने जाएगी, या फिर जो आपने काम किए हैं उसको लेकर? क्योंकि लग ऐसा रहा है, क्योंकि लगातार जिस तरह के सर्वेज अलग अलग इंडिपेंडेंट एजेंसीज कर रही हैं, उनका भी ये मानना है कि मोदी हुकूमत की पॉपुलैरिटी जो है 4 साल में वो घटी है और काफी कम हुई है। तो ऐसे में
क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ चेहरा काफी है कि हमारे पास मोदी जैसा चेहरा है जो अच्छा बोलते हैं, जो चीजों को सही ढंग से पेश करते हैं, जो जिनके जैसा करिश्मेटिक लीडर नहीं है, या फिर आपको लगता है कि जो आपने काम किए हैं उसको लेकर आप जाएंगे? इसका जवाब तो वो लोग देंगे जिनके घर में बिजली पहुंची है। इसका जवाब वो लोग देंगे जो सड़कों पर चलते हैं और महसूस करते हैं कि इस देश की सड़कों में बदलाव हुआ। और इसका जवाब वो लोग भी देंगे जिन महिलाओं ने धुआं देखा है चूल्हे का, लकड़ी का, जिसको गैस सिलेंडर मिले हैं। और इसका जवाब वो लोग भी देंगे जो लोग ये देखते थे कि पेंशन तो बिकती है, बढ़ती है, लेकिन वो जाती किसके पास है वो आज तक उनको समझ नहीं आया था। जो 80,000 करोड़ कि जो घोटाले होते थे, जो नेता खा जाया करते थे, वो आम जन तक पहुंचाया। और इसका जवाब वो लोग भी देगा, वो किसान भी देगा। जो ये स्वामीनाथन की बात कहते हैं, जो ये कहते हैं स्वामीनाथन खुद कि भारतीय जनता पार्टी ने स्वामीनाथन आयोग की जितनी रिपोर्टें जितनी बेहतर तरीके से लागू की हैं, पहले की किसी सरकार ने उसको टच भी नहीं किया था। और इसका जवाब वो लोग भी देंगे जो सेना के हमारे बॉर्डर पे खड़े होते हैं, 40 साल से इंतजार कर रहे थे ये OROP हमें कब मिलेगा, जिसको अगर भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। इस देश की जनता इस बात का जवाब देगी कि किस तरीके के कार्य इस देश के अंदर हुए हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि बार बार आपकी डिबेट के अंदर एक बात आती है, विचारों की आजादी नहीं है। हां, मैं कहता हूं कि वो लोग जो देशद्रोही थे, इस देश में केवल इसलिए पैसा फेंकते थे कि इस तरीके के विचार डेवलप करो जिससे इस देश के अंदर बंटवारा हो जाए, इस तरीके के विचार डेवलप करो जिससे इस देश के अंदर देश के ही लोग देशद्रोही हरकतें करें। वो लोग वो रास्ते बंद हो गए हैं उन विचारों की। अगर उन विचारों की बात करेंगे तो मैं कह सकता हूं कि चंद लोग उन विचारों की वजहों से बहुत नाराज है। उनकी अपना रोजगार बंद हो गया है। जिन लोगों के पास कोई कार्य करने के लिए नहीं थे, विदेशों से फंड लेके इस देश के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते थे, उन लोगों की आवाज दब गई। और उस आवाज को कहते हैं देशद्रोही या देश की विघटनकारी आवाज है, तो उन लोगों को तकलीफ जरूर हुई है। प्रमाण पत्र बांटते फिर रही है, ये पूरा देश जानता है। मैं आपसे कह रहा हूं, हम विकास के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, आप विकास के ऊपर नहीं करना चाहते, विचार पे करते हैं। तो मैं बोलता हूं उन विचारों को कुचला गया है, जो विचार जो जबान इस देश के खिलाफ उठती थी, उन विचारों को कुचला गया है। मैं इस बात को बोलता हूं, सबने बता दो, और उन एजेंसियों को भी कुचला गया है जिन्होंने सरेआम देश के आतंकवादियों का समर्थन किया। उन सरकारों को जनता ने कुचला है, जिन लोगों ने मातम मनाया आतंकवादियों के मरने के ऊपर। हम विकास की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास करने की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं, निष्पक्षता की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। इन बातों के ऊपर आपके पास एक भी चर्चा नहीं है करने के लिए। विचारों की चर्चा हम करेंगे, वहां पे हमें दूसरे देशों में जाके उनसे पूछना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ आपका मोदी सरकार के आने के बाद, कितने लोग ऐसे थे जो आपके रोल पर थे, जो बेरोजगार हो गए इस देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर। हम विचारों की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं। विचार केवल वो होना चाहिए जो इस देश के विकास में अपना। मोदी जी की विकास की PPP योजना है। पहले पी से पकौड़े की चाय की दुकान खोलो, दूसरी पी की योजना है पान की दुकान, पान का खोखा खोलो, और तीसरी AK-47 उठाइए, बच्चों को बोलिए AK-47 उठाइए। देश के अंदर आतंकवाद में चाहिए और उसे आप रोजगार कहते तो बंद कर दिया। रोजगार आपने बंद कर दिया, रोजगार वो नहीं चलेगा, वो इस देश में नहीं चल पाएगा रोजगार। हम चाहते हैं इस देश का हर युवा नई दिशाओं में, नई दिशाओं योजनाओं में अपना रोजगार पाए, झूठ बोल नए स्वप्न लेकर आए। अल्पसंख्यक महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो, उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट न रहना पड़े, उनके अपने अधिकार सुरक्षित रहे। हम ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा देश आपको डाइजेस्ट नहीं होता। जेटली जी, अमीर हैदर साहब, और भी लोग मौजूद हैं, और ये इस तरह की तू मैमे में जो है वो वक्त जो है वो जाया हो जाएगा। राकेश कपूर जी, मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं कि आखिर मोदी हुकूमत ने इन 4 सालों में क्या किया, क्या उनकी हुसूलियाबियां हैं, मुल्क को क्या मिला है इन 4 सालों में? अगर हम कांग्रेस और बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी ये कहेगी कि इससे पहले कुछ हुआ ही नहीं था, वहीं कांग्रेस की अगर बात करें तो वे कहेगी इन 4 सालों में कुछ भी नहीं हुआ। आपको क्या लग रहा है, डेवलपमेंट तमाम चीजों से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो दरअसल अब सिक्योरिटी की बात आ गई है? हम ये देखते हैं कि बोलने की आजादी से लेकर, या जिस तरह से एक मजहब के पर्टिकुलर होने को लेकर जो टारगेट किया जाता है, या जिस तरह की बातें सामने आती हैं, क्या आपको लग रहा है कि वो चीजें अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, उसमें इतना मुलव्विस कर दिया गया है कि आगे की बात आप करना ही नहीं चाहते हैं? जाहिर तौर पर मैं आपकी बात से जो इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन डिस्पैशनेटली, बेबाक तरीके से अगर हम पिछले 4 साल का हिसाब किताब देखें तो हमें मानना पड़ेगा कि कुछ काम हुआ है जी, काम तो हुआ है, बट
लेकिन सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, इट इज ए कंटिन्यूइंग प्रोसेस। सरकार जो है वो कोई, हम बेशक कहते रहे कि मोदी सरकार, मनमोहन सरकार, लेकिन जो भी केंद्र की सरकार होती है भारत की सरकार होती है जी। और आज का दिन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। मैं खिराजे अकीदत पेश करते हुए उनको कहता हूं कि हिंदुस्तान का आज का जो हम नक्शा देख रहे हैं ये पंडित नेहरू का दिया हुआ बुनियाद पंडित नेहरू की डाली हुई है। ये मुल्क जब 1947 में आजाद हुआ, आपसे बिल्कुल डिसएग्री करेगी, नहीं वो बेशक तो ये है कि जितनी भी चीजें अब तक खराब हुई है ऐसा नहीं होता। मैंने कहा ना, सरकार जो है वो कंटिन्यूइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। उसके आज सरकारें आती जाती रहती हैं, काम चलते रहते हैं जी। तो जो आज का हिंदुस्तान है उसकी बुनियाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। ये बात हमको इसको मंजूर करना चाहिए। और लाल किले से मुझे लगता है कि वजीर आजम मोदी ने भी ये बात स्वीकार करी थी जी। कि विकास जो है वो खाली कोई एक सरकार नहीं कर सकती, सभी सरकारों का योगदान, सभी पिछली सरकारों का भी योगदान है। तो ये बात माननी चाहिए। लेकिन मैं एक बात सुषमा स्वराज ने तो विदेश जाके बोला था। हाँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, लोकतंत्र में जो अधिकार लोगों को मिलते हैं, जो लोगों को हक मिलते हैं, वो खैराती तौर पर नहीं मिलते हैं। माफ कीजिएगा, बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं वो उन कामों में हम क्या, व्हाट इज द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस क्या है? चाहे हम उज्ज्वला योजना लें या कोई सी भी योजना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा काम किया गया है। लेकिन जो बुनियादी बात है, जहां पर बात आकर के अटक जाती है कि आपने एक सिलेंडर तो उसे फ्री में दे दिया, लेकिन जो दूसरा सिलेंडर लेने की कुव्वत उसमें है कि नहीं। तो असली बात यह होती है कि जो भी हक दें वो संवैधानिक हक हो, वो आईनी हक हो। जो हम जैसे देखते हैं आयुष्मान भारत बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस, मुझे इस बात पर गौर करे बीजेपी, इस बात पर बीजेपी को गौर करना चाहिए कि जिस तरीके से मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, इस तरीके से हम राइट टू हेल्थ क्या हम दे सकते हैं क्या? कि जो हमें ये, चूंकि आज जिस तरीके से नहीं, हेल्थ को लेकर तो काफी बड़ी पॉलिसीज जो हैं वो लॉन्च की गई हैं वही मैं कह रहा हूं, किस तरह से गरीबों को जो है वो फ्री हेल्थ, वही बात मैं कह रहा हूं, मैं वही बात कह रहा हूं, मैं वही अर्ज कर रहा हूं कि क्या जो भी लोकतंत्र में चीजें देर से होती हैं, बेशक चीजें देर से होती हैं, लेकिन जो होती हैं वो पक्के तौर पर होती हैं, वो वो हकूक के आधार पर होती है, वो आपका हक है जी। बिल्कुल, वो खैरात नहीं है। वो जो है वो किसी तरीके से मैं आप में दया नहीं दिखा रहा हूं। बिल्कुल आप अवाम के ऊपर दया थोड़ी करेंगे। आप अवाम ने आपको चुनकर वहां भेजा है, उसका वो हक है जो उसे मिल रहा है, वो हक दिया जाता है लोगों को। और मैं इस बात पर बीजेपी गौर करे कि इमरजेंसी में क्या नहीं था भाई, इमरजेंसी में क्या नहीं था। इन्होंने जेटली साहब ने इमरजेंसी का दौर नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा है। उस जमाने में तो मैं जर्नलिज्म में प्रवेश कर रहा था जी। मैंने ये देखा है कि मुद्रास्फीति या महंगाई 0%, ट्रेन के आना जाना बराबर, सड़कें साफ, लोग दफ्तरों में जाते हैं, भ्रष्टाचार बंद, भ्रष्टाचार भी बहुत कम बाद में शुरू हो गया था। लेकिन क्या नतीजा निकला उसका नतीजा चुनाव में क्या नतीजा निकला? चुनाव में जो नतीजा निकला वो हम सब जानते हैं। तो हिंदुस्तान की आवाम अपने जो उसके लोकतांत्रिक हक हैं उनको वो महफूज रखना जानती है, और वो समझती है कि कहां पर चोट पड़ रही है, कहां उसको मुखालफत करनी है। मैं लाना चाहूंगी ध्यान में रखना आपके पास में आऊंगी। फादर साहब, मुझे बताइए कि क्या सिर्फ एक चेहरे के बिना पर आप पूरा इलेक्शन क्या लड़ सकते हैं, या आपको डेवलपमेंट की जो आपने सिर्फ बात की है, जब मोदी हुकूमत आ रही थी और जब उनका कैंपेन शुरू हुआ था और उसके बाद जब हुकूमत आई थी, बड़े बड़े नारे दिए गए थे, सबका साथ सबके विकास की बात की गई थी, लगे रहा था कि ये हुकूमत जो है सिर्फ डेवलपमेंट की बात करेगी। लेकिन जब हुकूमत आई तो उसके बाद हमने बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो जाहिर सी बात है उम्मीद नहीं की गई थी। लेकिन अब जब भी हम लगातार देख रहे हैं, छोटे छोटे इलेक्शंस में भी हम देखते हैं कि वजीर आजम खुद जाकर कैंपेन करते हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ मोदी हुकूमत जो है वो नरेंद्र मोदी एक चेहरा, एक पर्सनालिटी को सामने रखकर ही इलेक्शन लड़ रही है और उसी को लेकर कॉन्फिडेंट है, और उसको अगर हटा दिया जाए तो फिर बीजेपी में बचता क्या है? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपने जो सवाल उठाया कि सब कुछ
मोदी जी के कंधों पर है जी, और सब कुछ जी पे चल रहा है, उस पर तो मैं सिर्फ आपसे हाँ कह के आगे बढ़ूंगा जी। देखिए, अगर एक सरकार इलेक्शन में हारती है जी, तो उसके हारने की यकीनन बड़ी ठोस वजूहात होती है। अगर कांग्रेस सरकार मेजॉरिटी गवर्नमेंट से 44 पर आ जाती है और बीजेपी जो 2 से शुरू होती है वो 282 पे आ जाती है, तो ये दोनों बड़े मेजर डेवलपमेंट होते हैं। बिल्कुल। और हमें उसको उसी तरह लेना चाहिए। देखिए, 2014 का जब इलेक्शन हुआ तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट किया जा चुका था प्रधानमंत्री के तौर पर, एक स्पार्क जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, एक स्पार्क जगाया उन्होंने विकास का। क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट था, करप्शन था, लॉलेसनेस थी, दिक्कतें थी, लोगों में मायूसी थी और लोगों को कोई रास्ता चाहिए था कि हमें कोई अल्टरनेटिव मिले जिसकी तरफ हम बढ़ें और जिससे हमारी जिंदगी में कोई बुनियादी तब्दीली पैदा हो सके। बीजेपी का अपना एक कार्डर है, उसका अपना एक वोट बैंक है। आरएसएस की उसके साथ में चोली दामन का साथ है, उसका अपना एक कार्डर है, उसका अपना एक वोट बैंक है। दोनों मिलकर अच्छा खासा हो जाता है। लेकिन ये वोट बैंक अपने आप में इतना काफी नहीं है कि ये बीजेपी को 282 दे दे। ये इतना काफी नहीं है कि ये 80 सीटों में उत्तर प्रदेश की 73 सीटें बीजेपी को दे दे। हकीकत ये है कि उस वक्त वो जो एक न्यूट्रल वोटर था, जो कांग्रेस से नाराज था और यूथ जो उसके अंदर एक नाउम्मीदी थी, उस विकास के मंत्र ने इस तरह जादुई काम किया और अल्टरनेटिव के न होने ने इस तरह जादुई काम किया कि ये 282 का एक मैजिक फिगर जो है वो आ गई और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस तो आपको लग रहा है कि 2019 मुझे जरा सा थोड़ा वक्त दीजिए, क्योंकि आपने काफी देर में थोड़ा मुझे दोनों को एक मौका मिल गया और मौका मिला तो मौका मिलना एक बड़ी गनीमत होता है जमहूरियत के अंदर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नहीं है, ये बीजेपी और आरएसएस की हुकूमत है। और आरएसएस की अपनी एक आइडियोलॉजी है जिसको हम हिंदुत्व के नाम से जानते हैं, जिसमें हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स मुसलमान नहीं रहता, सिख नहीं रहता, ईसाई नहीं रहता, बौद्ध नहीं रहता, पारसी नहीं रहता, जैनी नहीं रहता, बल्कि वो सिर्फ हिंदू हो जाता है। आप आज के वक्त में प्रधानमंत्री जी से लेकर नीचे के कार्यकर्ता तक देख लीजिए, आज दलित की बात होती है, शोषित की बात होती है, पिछड़े की बात होती है, सारी बातें होती है, लेकिन लफ्ज अकलियत तक इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि आइडियोलॉजिकली अकलियत आरएसएस तस्लीम ही नहीं करती। वो ये मानती है कि इस मुल्क में रहने वाला हर शख्स जो है वो कन्वर्टेड है और उसको बैक टू घर वापसी उसको करनी चाहिए। तो तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इकोनॉमिक्स की बात, बाकी सारी बातें लोगों ने कर ली है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कहना चाहता हूँ, देखिए, जब मैं ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की हैसियत से यहाँ बैठता हूं तो जहां मेरा हक ये बनता है कि मैं हिंदुस्तान की बात करूं, वहां मेरी ये भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं अपनी कम्युनिटी की बात भी करूं। मैं आज एक मुसलमान के तौर पे आपके तवज्जुह से कुछ बातें बड़ी खुले तौर पे कहना चाहता हूं। आज मैं क्या खाऊं ये भी सरकार तय करेगी। आज मेरा एक गरीब नौजवान ठेला लगाकर बिरयानी बेचता है, सुबह से शाम तक खड़े होकर, शाम तक 100-150 रुपए कमा के अपना घर चलाता है, आज उसके ऊपर भी तलवार लटकी हुई है। आज जो है मेरा जो है जो गोश्त का जो कारोबार है, जो बेचारे मुसलमान धोती और बनियान पहन के करते हैं और जिसका 90% का जो कारोबार है वो हमारे हिंदू भाई करते हैं। हड्डी का कारोबार आपके पास, लेदर का कारोबार आपके पास, मीट की एक्सपोर्ट का काम सारा आपके पास, मेरे पास छोटी छोटी दुकानें, मजदूरों की हैसियत में मैं हूँ। आपने वहां भी मुझे नहीं छोड़ा, मदरसे आप नहीं छोड़ रहे, अजान आप नहीं छोड़ रहे, इमाम की दाढ़ी पकड़कर उससे आप जय श्री राम आप कहलवा रहे हैं, आप मुझे छोटे कारोबार को आप नहीं छोड़ रहे। यानी आप इस मुल्क में, क्या हिंदुस्तान का मुसलमान इस मुल्क का शहरी नहीं रहा? ये कैसा सबका विकास का नारा है जिसके अंदर बराबरी खो जाती है, जिसके अंदर मेरा हक खो जाता है, जिसके अंदर मेरे अधिकार खो जाते हैं। मैं तो ये चाहता था, मैं कसमियां आपसे कह रहा हूं, हालांकि डिबेट्स के अंदर कसमियां नहीं कहा जाता, कि बखुदा मुझे ये तवक्को थी कि ये आएंगे तो इन अपने हवाले से जो कुछ भी इन पर इल्जामात हैं, क्योंकि वो इल्जामात थे, वो हकीकत है या नहीं है, कि नमाज में परेशानी होगी कि नहीं होगी, हज का मसला होगा कि नहीं होगा, मदारिस में पढ़ाई मुमकिन होगी कि नहीं होगी, मुसलमानों के लिए सफर करना आसान होगा कि नहीं होगा, दाढ़ी एक मसला होगा कि नहीं होगा, ये सब बातें कही जाती थी पहले। लेकिन मैं ताज्जुब है मुझे कि इस हुकूमत ने ये सब साबित कर दिया। और आखिरी बात मुशर्रफ जी, मैं आपके तवज्जुह से कहना चाहता हूँ, ये मुल्क जो है इसमें सबसे ज्यादा जो चीज अहम है वो सोशल कोहिजन है,
है, आपसी भाईचारा है। आज आपसी भाईचारे पे आंच है। आज हिंदुस्तान में हर बात जो है चलती कहीं से है, मगर घूम फिर के वो हिंदू और मुसलमान में तकसीम हो जाती है। हम किस तरफ इस मुल्क को ले जाना चाहते हैं? तमाम हेडलाइंस तमाम हेडलाइंस इस तरह से बनती हैं कि हिंदू मुसलमान के नाम से होगा। मैं कहना चाहता हूं, अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि देखिए 1 साल बचा है, प्रधानमंत्री मोदी जी और भागवत जी और आप तमाम काडर आपको इस मुल्क ने मौका दिया है। ये मौका मुल्क देता भी है और ये मौका मुल्क ऐसे छीन भी लेता है, और इसकी मिसालें बताने की जरूरत नहीं है। आपको गनीमत है, ये आपको मौका मिला है, साल भर अभी भी बचा हुआ है। आप हिंदुस्तान को हिंदुस्तान की तरह चलाइए, सबको साथ लेकर चलाइए। जुबान से सबका विकास मत कहिए, अमलन करके दिखाइए। आपको तो बिरयानी बेचने वाला भी मेरा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो कैसा भैया कैसा विकास है, मुझे समझाओ तो सही जो है ना, कम से कम। लिहाजा आप लोग जो है, जो मौका जो है ना आपको गनीमत मिला है, आपने जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की फसील पे खड़े होकर कहा, उसके मुताबिक पूरी पार्टी को, प्रधानमंत्री जी को, पूरी कैबिनेट को, पूरी सरकार को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम इंस्टीट्यूशंस को एक्ट करना चाहिए। अगर वो उसके मुताबिक एक्ट करेंगे तो आने वाला मुस्तकबिल अच्छा है, और अगर नहीं करेंगे तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी। बिल्कुल। और इन तमाम चीजों के बाद जो है हमने देखा है कई बार वजीर आजम अपनी स्पीच में इस तरह की बातें कहते हैं, चाहे दलितों को लेकर कहें कि मेरे दलित भाई पर नहीं जुल्म करें बल्कि मेरे सीने पर आप गोली चलाएं अगर आपको ऐसा करना है, या फिर अकलियतों को लेकर बात करते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि आखिर वजीर आजम की उन बातों का असर उन लोगों पर जो उनको सब कुछ मानते हैं आखिर होता क्यों नहीं है, और दूसरी बातों का असर आखिर क्यों हो जाता है। जेटली जी, आप बहुत संगीन इल्जामात लगे हैं, बहुत सारी बातें मुतालबात जो हैं वो रखे हैं यहाँ पर इफ्तिखार साहब ने, उसका जवाब मैं आपसे लूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है, और लगातार हम बात कर रहे हैं कि 4 साल मोदी के आखिर कितने बेमिसाल रहे। और इफ्तिखार साहब ने जिस तरह से अकलियतों को लेकर सवाल उठाए हैं कि उनसे जो बेसिक उनके हुकूक है, जो उनको राइट्स जो उनको आइन ने देता है, वो तक भी उनसे छीनते हुए फिलहाल नजर आ रहे हैं। जेटली जी, आपने तमाम बातों को सुना होगा इफ्तिखार साहब की, अकलियतों के हवाले से, माइनॉरिटीज के हवाले से उन्होंने बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो हैं उठाए हैं, और उनका मुतालबा ये है, दरअसल उन्हें कहना चाहते हैं कि जब मोदी हुकूमत आई थी सबका साथ सबका विकास का नारा लेके, तो उन्हें एक उम्मीद थी, एक आस थी कि शायद जो कुछ पिछला हुआ है उसको सबको रब करते हुए एक नई शुरुआत हुई है। लेकिन फिर से वही नाउम्मीदी क्यों हाथ लग रही है? देखिए, पहले तो मैं एक बात बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं, और आपको, मुझे लगता है पैनलिस्ट को सभी को समझना चाहिए जी। वैसे तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बात रखी थी अभी 2 दिन पहले ही, उन्होंने कहा कि आप इस देश के संसाधनों में जब बराबर का बंटवारा होता है तो क्या वो किसी को देखकर किया जाता है? क्या वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई देखकर किया जाता है? क्या इस देश में जो बात अभी मैं सुन रहा था कि मैं केवल मुस्लिम की बात कहूंगा, मैंने सच्चाई पूछूं आपसे, आज तक कभी किसी सिख भाई को ऐसी बात कहते हुए नहीं देखा कि ये इस बंटवारे में सिखों का कितना होगा, इस बंटवारे में क्रिश्चियन का कितना होगा, इस बंटवारे में जैन का कितना होगा। इस तरीके से अगर बंटवारों के ऊपर अपनी मोहर लगाएं, लेकिन जेटली जी, अगर तमाम चीजों को हिंदू वर्सेस मुस्लिम अगर कर दिया जाए। एक सेकंड, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। अगर मैं इनकी बात पर मोहर भी लगाकर आगे चलूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकारी नौकरियों के अंदर जो मुस्लिम समुदाय का हिस्सा था, जो परसेंटेज रहता था, वो 5% रहता था। इस 4 साल की मोदी सरकार ने उसको 9% पर दिखाया है। 9% भागीदारी बढ़ी है मुस्लिम बच्चों की सरकारी नौकरियों के अंदर। जब हम नई दिशाओं की बात कहते हैं, हम मुस्लिम महिलाओं की, मुझे नहीं पता ये मेरे साहब मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम समाज से अलग लेकर चलते हैं या उसी के बीच में सम्मिलित करते हैं। हम मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं तो उनकी अधिकारियों की बात करते हैं, वहां पर मुस्लिम समाज भी कहीं ना कहीं उसमें भी बंटवारा होता हुआ नजर आता है। मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम समाज में तब कंसीडर नहीं किया जाता, तब ये गाइडलाइन दी जाती है कि उनके अधिकार कितने लिमिटेड हैं। हमने सबका समान विकास किया, महिलाओं का विकास किया, युवाओं का विकास किया, उनको उनके पैरों पर खड़े होने के लिए नई दिशाएं स्कीम लेके आए, नई रोशनी स्कीम लेकर
लेकर आए। हमने लगभग 17 लाख बच्चों को ट्रेंड किया इस देश के अंदर। E&Y की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये बात आई थी कि इस देश में रोजगार की कमी नहीं है, इस देश में स्किल्ड लेबर की कमी है। इसीलिए हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर खोले, 17 लाख बच्चों को इसलिए ट्रेन किया कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, वो नए रोजगार पा सके, अपने सब रोजगार शुरू कर सके। तो मैं एक आग्रह करूंगा हाथ जोड़ करके कि अब इस देश के अंदर हर बात में मुस्लिम समाज ना बोले, हर समाज अपने आप में बराबर का अधिकार रखता है। मैंने कभी किसी समाज को हर बात के ऊपर ये कहते हुए नहीं देखा कि हमारे अधिकार क्या है। वो अपने आप को देशभक्त मानते हैं, हिंदुस्तानी मानते हैं, और हर किसी को हिंदुस्तानी मानना चाहिए। उसके बाद उसका धर्म आता है, उसके बाद उसकी कोई भी बात आती है। लेकिन परेशानी तो यही है कि अगर खास तबके के मजहब को लेकर ही, उसके राष्ट्रवाद को लेकर ही, उसकी हुब्बुल वतनी को लेकर ही अगर क्वेश्चन किया जाए तो वो जायज सवाल तो अपने सामने रखेगा जेटली जी। वो ये तो पूछेगा कि उसे खाने का वो हक तो है जो वो सालों से खाता आ रहा है, उसे वो तालीम पाने का हक तो है वो जो सालों से पाता आ रहा है, उसे वो सब पाने का हक तो है जो कानून उसे देता है। अगर वो भी छीनने लगे, क्योंकि देखिए तमाम चीजें बाद में आती हैं, सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी आती है कि आप कहीं किसी जगह पर जा रहे हैं वहां महफूज पहुंच जाएं। क्या आप इस बात को इनकार करेंगे कि पहलू खान से लेकर तमाम लोग जिनको एक खास चीज के लिए टारगेट कर कर मारा गया, लिंच किया गया, अभी भी हम देखते हैं, अभी 2-3 दिन की ही एक इंसिडेंट है जब एक मुस्लिम को लिंच किया गया। आप उन तमाम चीजों को नकार नहीं कर सकते हैं, वो चीजें हैं सामने। हमारा जो यहाँ पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका मुतालबा सिर्फ ये है कि इन चीजों को भी उसी संगीन तरीके से, उसी सीरियसनेस से एड्रेस करने की जरूरत है जैसे और तमाम चीजों को एड्रेस किया जाता है। बहुत शुक्रिया जेटली जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।